नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आज झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में शाम 4 बजे से होगा। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह काफी ग्रैंड होने की बात कही जा रही है और इस बार शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टियों के प्रमुख से लेकर कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। ऐसे में रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया और इस वजह से रांची शहर के स्कूलों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया। ट्रैफिक में बदलाव किया गया है और स्कूल को भी बंद किया है। हेमंत सोरेन का सियासी सफर, आपको बता दें कि राजनीति इनको जो है वो विरासत मिली। पिता शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और हेमंत के बड़े भाई दिवंगत दुर्गा सोरेन भी विधायक थे और इसके बाद फिर 2005 में दुमका से स्टीफन मरांडी के खिलाफ चुनाव लड़े, जिसमें हेमंत सोरेन को हार मिली। 2009 में वो राज्यसभा के सदस्य बने और 2009 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में दुमका सीट से विधायक चुने गए। पहली बार विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी और अर्जुन मुंडा के तीसरे कार्यकाल में सितंबर 2010 से फरवरी 2013 तक हेमंत झारखंड के उप मुख्यमंत्री रहे और जुलाई 2013 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को हार मिली, लेकिन सोरेन बरहेट सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बने। जनवरी 2015 से दिसंबर 2019 तक झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई और फिर पिता शिबू सोरेन, बीजेपी के नेता अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन का नाम शामिल। दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 2022 में चुनाव आयोग ने झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर सुनवाई की मांग की और चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में 31 जनवरी 2024 को भूमि घोटाले के आरोप के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इनको गिरफ्तार किया और फिर 4 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय विधानसभा सीट में से 56 सीटें जीती। हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी की गमलील हेम्ब्रोम को 39,791 वोटों से हराया। नए नवेले राज्य के 24 साल के इतिहास में 3 चेहरे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो राजनीतिक विरासत में राजनीति का विरासत जो है वो हेमंत सोरेन को मिला। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कौन कौन से मेहमान पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण में और क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, झारखंड बनने के बाद जो है अभी तक जो है राज्य ने 13 मुख्यमंत्रियों का उन्होंने चेहरा देखा और आज जो है कह सकते हैं कि राज्य के 14वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रूप में देखेंगे और इससे लेकर के व्यापक तैयारी की गई है और कह सकते हैं कि जितना भी इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी नेता जो है आज झारखंड पहुंच चुके हैं। तमाम कह सकते हैं कि इन तमाम विपक्षी नेताओं मेहमानों का आवागमन हो चुका है। तमाम इसके लिए पूरी व्यापक तैयारी की गई है और मोरहाबादी मैदान में आज एक भव्य समारोह भी आयोजित की गई है। तो लगातार लोगों राज्य से भी जान कर सकते हैं कि तमिलनाडु से लेकर के केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश तमाम क्षेत्रों के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पीएम भी आ चुके हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि उनके लेफ्ट पार्टी से बड़े नेता दीपेंद्र पांडे समेत कई ऐसे जो नेता वो आज राज्य में पहुंच चुके हैं और इन मेहमानों का भी झारखंड में आगमन हो चुका है। अब कुछ ही समय है जो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जो है मुख्यमंत्री शपथ यानी झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण वो शपथ ग्रहण देंगे मुख्यमंत्री। अजय, ये शपथ ग्रहण समारोह कितने बजे से ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कौन कौन वो नेता हैं जो शपथ ग्रहण आज ले सकते हैं?
देखिए, ये समय 4 बजे का समय निर्धारित किया गया। मोरहाबादी मैदान में यह मुख्य समारोह है और इसके कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे बड़े नेता हैं वो इस मंच में एक साथ शामिल होंगे और एक जान कह सकते हैं कि पूरी एक तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक मंच साझा करके पूरे देश को एक संदेश देंगे एकजुटता का। देख सकते हैं कि आपके हाल चाल 2025 में कई राज्यों के चुनाव हुए और ऐसी एकजुटता जो झारखंड से संदेश अन्य राज्यों तक जाए, इसके मिशन की एक मेगा शो के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि देखिए, आज सिर्फ मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे, इसके अलावा उनके तमाम कैबिनेट मंत्रियों का शपथ आज नहीं होगा, क्योंकि कल देर रात से इंडिया गठबंधन की तमाम शीर्ष नेताओं के साथ बैठक रही। हालांकि बैठक के बाद कोई निष्कर्ष नहीं लिखा और इसका लिहाजा यहाँ के आज सिर्फ मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे, कोई भी मंत्री आज शपथ नहीं लेंगे, जिसके लिए 2 दिन का और हो सकता है वक्त लगा। और शपथ ग्रहण के बाद तुरंत मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जो है सचिवालय जाएंगे और वो अपनी कार्यालय का पूरी झारखंड का बागडोर संभालेंगे। अजय, ये जो कैबिनेट विस्तार या एक तरीके से कहें कि कैबिनेट जो शपथ लेने जा रही है, ये इस पे 6+4+1 का फॉर्मूला ये कहा जा रहा है कि यही इंप्लीमेंट होगा। 6 जेएमएम के, 4 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के। क्या यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा या इसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तक जो अंदर खाने की जो सूचनाएं आ रही है वो 2019 की फरवरी तय की जा रही है, लेकिन देखिए 2024 में उनको बेहद अमेंडमेंट मिला। आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आरजेडी ने पिछले 2019 में 1 सीट लाई थी और उनको 1 कैबिनेट मंत्री मिला था, तो अब उनकी अभी सीटें 4 हैं और कह सकते हैं कि लेफ्ट जो है इस बार इसकी भागीदारी है और वो 2 सीटें जीत कर आए। तो निश्चित रूप से लेफ्ट को भी एक अब कह सकते हैं कि उनको भी एक मंत्रिमंडल का भी जगह मिलती संभावना जताई। हालांकि देखिए, इन तमाम प्रयासों के बीच में और उनके तमाम बड़े लीडर्स के आज शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री जो है वो तमाम लीडरों के साथ बैठक करेंगे और निर्णय होगा और ये निर्णय जल्द ही मुझे लगता है कि सामने तस्वीरें आ जाती है। हालांकि 1-2 दिन का वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 2 तारीख के अंदर झारखंड के मंत्रिमंडल का भी गठन हो सकता है। अजय, मतलब इस बात में पता नहीं आगे क्या होगा। राजनीति में तो असंभावनाओं का खेल कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है। जो असंभव है वो राजनीति में संभव हो जाता है। क्या हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को भी कैबिनेट में या इस पूरी सरकार में कहीं जगह मिल सकती है? क्योंकि खबर तो ऐसी भी आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन के लिए निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जब अपनी वो सत्ता की बागडोर वो अपनी संभाली, यानी कह सकते हैं कि जब राजनीति की बागडोर झारखंड मुक्ति मोर्चा की संभाली, तो ऐसे में स्थिति वो जिस प्रकार की एक कम समय में सबसे उभरती हुई मंत्री रही और यही कारण रहा है कि मुख्यमंत्री यानी कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में और उसका वो परिणाम लोकसभा में नहीं देखा, विधानसभा में भी देखना पड़ा और या इनकी जो कुशल नेतृत्व है पूरे झारखंड में देखा और यही कारण है कि झारखंड में सबसे पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा इतने बड़े बहुमत में सामने आया। तो उनके समर्थक जो उनके लोग हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, ये वो कयासे लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन को मिले, जब मिले या न मिले ये अलग निगरानी कर सकते। ये शिबू सोरेन ये जो पार्टी के जो सुप्रीमो है शिबू सोरेन ही तय करेंगे। लेकिन हालांकि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 40 में जो 6 मंत्रियां हैं वो मंत्री तो रहेंगे, लेकिन कौन कौन से चेहरे होंगे ये अभी तय नहीं है। हालांकि यह उम्मीदें लगाई जा रही थी जो उनके पुराने मंत्री हैं वो कुछ मंत्री रिपीट हो सकते, कुछ नए चेहरे भी आ सकते। देखिए, अभी इसमें समीकरण की बात है। अब जातिगत समीकरण के साथ प्रमंडलीय या क्षेत्रीय स्तर पर भी उन मंत्रिमंडलों का गठन होगा। वही उसी आधार पर आप कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर के कोटे में भी वो मंत्रियों का गठन होगा। आप कह सकते हैं कि आरजेडी भी उसी हिसाब से तय करेंगे। तो लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीजें सामने तस्वीरें अभी धुंधली है। लेकिन आज उत्सव झारखंड में है, बड़ा उसका शपथ ग्रहण है। लेकिन तमाम सबसे बड़ी बात है कि इस शपथ उत्सव में आज कह सकते हैं कि झारखंड का सबसे पहला इतना बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है कि जो पूरे देश से तमाम बेतबी के नेता एक मंच पर। अजय, कल्पना सोरेन के कैबिनेट में होने की बात इसलिए भी कही जा रही थी कि इस चुनाव में जितना हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखाई, हेमंत सोरेन ने पहल की, अगर हेमंत सोरेन इस पूरे विधानसभा चुनाव में 19 थे तो इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमने कल्पना को 20 होते हुए देखा। इस विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कल्पना 100 से ज्यादा
उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों के लिए बल्कि उनके सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी के लिए भी। हमने देखा कि उनकी डिमांड जिस तरीके से कल्पना सोरेन की थी, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर आज 81 में से 56 का जो आंकड़ा पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन ने मिला है उनको, उसमें कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा हाथ है। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो समारोह में कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। 4 बजे बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू होगी और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे। होंगे ये भी बात, उनके गुलदस्ते में कौन कौन से मंत्री होंगे और क्या क्या होंगे ये भी जानकारी। हमारे बीच गोड्डा के विधायक हैं संजय यादव जी। संजय यादव जी गोड्डा के एक महारथियों में से, यानी राजनीतिक के महारथी के रूप में जाने जाते हैं और इस बार जो है 2024 के रण में बीजेपी को धूल चटा दिया है। हमारे बीच उनको जानेंगे कि क्या अब रणनीति है, क्योंकि आज राज तिलक का दिन है, कल सबसे झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में आप कह सकते हैं कि इस राज तिलक में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और पूरी तरह एकता का जुट, यानी बिरसा मुंडा की धरती से इंडिया गठबंधन का एकजुटता का संदेश पूरे प्रदेश में से लेकर के पूरे देश में पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो सर आपको बधाई। चलिए, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा चीजों का सवाल किए। देखिए, जनादेश लोग आक्रोश में थे। जिस तरह से मोदी जी ने ईडी और सीबीआई फौज जमा कर गरीबों के सरकार इस राज के इंडिया गठबंधन को लेकर उसको जेल भेजने का काम किया। एक तो उसका आक्रोश था, दूसरा जो गरीबों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाया, महिला सम्मान योजना, बिजली बिल फ्री, बिजली फ्री, बिजली बिल माफ, कृषि लोन माफ, कई सारी योजना जो डायरेक्ट, कोई बिचौलिया दलाल डायरेक्ट जो लाभ पहुंचा, जनता को ये विश्वास हो गया कि यही गरीब का बेटा काम कर सकता है, इंडिया गठबंधन ही काम कर सकता है। जो मोदी जी ने 56 इंच सेना फाड़ फाड़ के लोगों को कहा था कि हर हाथ को काम देने, हर घर को छत देने, इस राज से पलायन नहीं करेगा कोई लोग, और 15-15 लाख रुपया अकाउंट में देंगे। झांसा तो बहुत बढ़िया बढ़िया दिया था। तो 4 बजे हेमंत सोरेन की ताजपोशी होगी और इसमें कई राज्यों के मेहमान शामिल होने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। अजमेर दरगाह विवाद का ये पूरा मामला। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार पेश किए गए। हाई कोर्ट के जज की किताब का हवाला दिया गया है और अजमेर दरगाह के प्रमुख का ये पूरा बयान है। ऐसी हरकतें देश के लिए खतरा। हर शख्स मस्जिद में मंदिर होने का दावा करता है, ये समाज और देश हित में नहीं है। तो आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके लिए दरगाह पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी। नोटिस के बाद अजमेर दरगाह के प्रमुख और उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जिस पर वकीलों से राय ली जा रही है और पूरी नजर इस मामले पे हम बनाए हुए हैं। आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वाद को खारिज कराया जाए। उन्होंने कहा कि अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। नसरुद्दीन ने कहा कि ये एक नई परिपाटी नजर आ रही है। हर शख्स उठकर आ जाता है और दरगाह और मस्जिद में मंदिर होने का दावा करता है। ये परिपाटी समाज और देश के हित में नहीं। आज हिंदुस्तान ग्लोबल ताकत बनने जा रहा है और अब भी हम मंदिर और मस्जिद को ढूंढते कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। अजमेर शरीफ की दरगाह का सवाल है तो यहां का इतिहास पिछले 100 से 150 साल का नहीं बल्कि 850 साल का 850 साल पुराना। तो हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को लेकर कोर्ट ने हिंदू पक्ष का जो याचिका था उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इसके लिए
दरगाह पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी और नोटिस के बाद अजमेर दरगाह के प्रमुख और उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन चिश्ती ने बयान जारी किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया है, यानी एक तरीके का ट्रेंड चल गया है कि मस्जिद में, दरगाह में हिंदू मंदिर खोजा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आगे की कानूनी प्रक्रिया हम अपनाएंगे और कोशिश करेंगे कि बाद को, यानी हिंदू पक्ष को, उनकी जो याचिका है उसे खारिज कराया जाए। तो यहां पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा हुआ था। 850 साल पुरानी ये दरगाह है और इस दरगाह को लेकर हिंदू पक्ष ने 3 जो दावे पेश किए हैं उसके आधार पर याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और ये मामला अभी का नहीं है, साल 1950 में भी इसी तरह का मामला आया था जहां पर कोर्ट ने इसे क्लीन चिट दे दी थी और अब ये मामला एक बार वापस से है, जिसे लेकर जो दरगाह कमेटी है, दरगाह कमेटी लगातार इसका विरोध कर रही है और जल्द ही जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें शामिल होगी। और अजमेर जो दरगाह शरीफ है वो सिर्फ अजमेर की बात नहीं है, देश भर के तमाम जो मस्जिदें थी, चाहे से हम काशी विश्वनाथ वहां की बात करें, अयोध्या में राम मंदिर भूमि निर्माण हो गया, अब संभल में हाल ही में जो सर्वे हुआ उसके बाद अब अजमेर का नाम सामने आ चुका है और अजमेर में यहाँ तक पूरी दुनिया के लोग इस आस्था रखते हैं। और लेकिन हिंदू पक्ष ने यहाँ पर 3 जो दावे पेश किए उसके आधार पर यहाँ मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर ख्वाजा दरगाह कमेटी के खादिम सैयद अशफाक जी। सब जहां हम बात करते हैं अजमेर में 850 साल का इतिहास है, हर बार इसे मंदिर होने के दावे पेश किए जाते हैं और जहां हम देख रहे हैं कि 1950 में जब ये याचिका दायर की थी, जहां कोर्ट ने इसे क्लीन चिट दे दी, अब एक बार फिर से जो न्यायिक लड़ाई अजमेर दरगाह लड़ने जा रहा है, क्या आपका मानना है और किस तरीके से इन दावों की आप खंडन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम सैयद अफशान चिश्ती है, मैं दरगाह अजमेर में गद्दी नशीन हूँ, खुदाम हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो कहा कि 1950 के अंदर याचिका दाखिल हुई थी, ऐसा नहीं है। दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट जो बनने वाला था, उसे बनने से पहले जस्टिस हसन साहब, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, उन्होंने अपनी जानिब से भारत सरकार को एक पूरी रिपोर्ट बना के दी थी दरगाह की। उसके अंदर उन्होंने हर चीज को अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था। दरगाह में जितने स्ट्रक्चर्स हैं, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, उन्होंने सभी का जिक्र उसमें किया था। तो वो रिपोर्ट आज भी भारत सरकार के पास है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें कहीं पर भी कहीं से भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो कि जो पहले मंदिर था उसको दरगाह में कन्वर्ट कर दिया हो या कोई इसके ऊपर मस्जिद बना दिया हो। दूसरी बात यह है कि गरीब नवाज की जो दरगाह है वो तकरीबन 800 साल से ज्यादा से हर मजहब के लोगों की पनाहगाह है। इस बारगाह से हमेशा अमन, भाईचारे, मोहब्बत का, सद्भाव का पैगाम जाता है और ये इंटरनेशनल रिलीजियस प्लेस है। और ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले जो कि हर धर्म में मौजूद हैं, जो पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, सभी की आस्था का ये केंद्र है जी। तो कुछ लोगों ने आजकल क्या है कि अपनी दुकान चलाने के मुताबिक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस किस्म की हरकतें ये लोग करते हैं। आपके जो चैनल है इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि वो इंटरवीन कर ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। इससे देश का माहौल खराब होगा। आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे वक्त के अंदर क्या हम मंदिर और मस्जिद के विवाद में ही उलझे रहेंगे या भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा? तो जिस देश में शांति अगर खराब होती है तो उस देश के विकास के अंदर परेशानी आती है, दिक्कत आती है। तो ये भारत और भारतवासियों के हक में बिल्कुल अच्छा नहीं है जिस किस्म से ये लोग कर रहे हैं कि भाई हर कोई सुबह उठ के खड़ा हो जाता है और कहता साहब यहाँ तो पहले मंदिर था, पहले ये था, पहले वो था। ऐसे कैसे देश चलेगा? अफशान जी, जो दावे किए जा रहे हैं, जहां बताया गया कि अजमेर में जो 3 दावे उन्होंने पेश किए, एक तो वहां की जो दरवाजों की जो नक्काशी की गई है वो हिंदू कल्चर को दर्शाती है। दूसरा, जो छज्जे पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है
वो उसको भी कह रहे हैं कि हिंदू लिपि के आधार पर है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो शिवलिंग जो हम अमूमन हिंदू मंदिरों में शिवलिंग होते हैं, वहाँ झरने होते हैं, पानी और तालाब होते हैं, तो उनका उन चीजों को लेकर बार बार ये भी कहा गया था कि पहले जहाँ एक पानी का वहां पर तालाब बना हुआ है वहां शिवलिंग है, और ये अलग अलग दावे बार बार किए जा रहे हैं। तो अगर वहां पर कुछ इन तरह के दावे हैं तो वहाँ जो सर्वे है उस सर्वे की विरोध किस बात का है? नहीं, बात आप समझे नहीं। देखिए, बात सर्वे की नहीं है, बात यह है कि अगर हर कोई उठकर आए दिन, आज किसी ने कहा है कि साहब दरगाह नहीं मंदिर है, कल को कोई उठ के हो जाएगा साहब मंदिर नहीं पहले मस्जिद थी, तो इस तरह से देश थोड़ी ना चलेगा। और सबसे बड़ी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये आज भी ताकत में है। और मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि भारत की शांति के लिए, अमन भाईचारे के लिए उस एक्ट को और मजबूत किया जाना चाहिए। और ऐसे लोग, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा है और कुछ भी नहीं है। इसका आप आने वाले समय में देखेंगे परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। और ये हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट जो है इस बात को खारिज करेगी, क्योंकि इसमें कोई भी दम नहीं है। जस्टिस हरविलास शारदा जी की किताब का ये हवाला देते हैं, तो वो किताब तो 100 साल पुरानी है, और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का इतिहास 800 साल पुराना है। पिछले साल, उससे पहले 100 साल पुरानी किताब से पहले पिछले 700 साल की हिस्ट्री में किसी भी, इतने सारे हिस्टोरियन गुजरे हैं, हिंदू हिस्टोरियन भी गुजरे हैं, मुस्लिम भी गुजरे हैं, कभी किसी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, कहीं तो आता। यहाँ तक कि जो ये खुद की इनकी किताब है जस्टिस हरविलास शारदा की, इन्होंने भी कोई हवाला नहीं दिया कि इन्होंने ये बात डाल दी अपनी किताब में, मगर ये डाली कहाँ से, इनको ये बात कहाँ से आई? ऐसे हिस्ट्री आती है ना, आपने कोई बात सुनी, उसने किससे सुनी, उसने किससे सुनी, ऐसे हिस्ट्री आती है हम तक। तो ऐसा कुछ नहीं, बस सिर्फ बात डाल दी। और एक बात ध्यान रखिएगा, उस दौर के अंदर जिस वक्त में ये किताब आई है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन याद रखिएगा अजमेर शरीफ उस दौर में भी हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा मरकज था, और भारत एकजुट होकर देश की आजादी की लड़ाई में लड़ रहा था। क्या ऐसा तो नहीं कि इस किस्म की किताब जो आई है कहीं कोई और साजिश इसके पीछे थी उस समय भी? और जो भारत को में अशांति फैलाने का काम करेगा, हमारी नजर में उस देश का दुश्मन है जो इस देश के आर्थिक सामाजिक विकास को से उसको समस्या होती है। भारत के प्रधानमंत्री हर वर्ष बाबा ख्वाजा साहब के उर्स में अपनी ओर से चादर भेजते हैं। 2 बार स्वयं मुझे भी उनसे मिलने का उनके निवास से अवसर मिला, समझ रहे हैं आप? तो वो तो खुद आस्था रखते हैं। और हर मजहब के बादशाह जो गुजरे हैं या इंडिया के जितने भी प्रधानमंत्री गुजरे हैं, सभी ने अपनी ओर से अकीदत का इजहार ख्वाजा साहब की बारगाह में किया है। ख्वाजा साहब की आस्थाने के अंदर जो कटघरा लगा है चांदी का, वो जयपुर की संग बुनियाद रखने से पहले जो जयपुर के महाराज थे उन्होंने पेश किया था जी। तो यहाँ तो दरगाह शरीफ में तो आज आप भी उठ के जा सकते हैं दर्शन करने, आप जाइए, अपनी आंखों से आपको दिख जाएगा जी। मान लेते हैं वो याचिका दायर हो गई, कोर्ट ने इससे स्वीकार भी कर लिया है। अगर सर्वे के लिए ये बात आगे बढ़ती है तो सर्वे के दौरान जो चीजें हैं उसमें कमेटी को क्या दिक्कत है? क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया में क्या दरगाह कमेटी इसका विरोध करेगी या उसमें न्यायिक जो प्रक्रिया है उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करेगी? देखिए, इसमें क्या है कि दरगाह अभी उन्होंने 3 पक्षों को पक्षकार बनाया है जिसमें एक है अल्पसंख्यक मंत्रालय, दूसरी है दरगाह कमेटी और तीसरे है ASI। ये तीनों ही मंत्रालय भी और दोनों संस्थाएं, ये दोनों ही भारत सरकार के अधीन है। तो भारत सरकार इसमें अपना पक्ष रखेगी अपनी तरफ से भी, और दरगाह से जुड़े हुए जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है वो भी जो भी इसके अंदर हो रहा है इसके ऊपर पूरी की पूरी निगाह बनाए हुए है, और जो उचित कदम होगा वो सभी लोग आपसी मशवरे से और एक साथ मिलकर इसमें डिसीजन लेंगे। सरकार के मंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि इस पर सर्वे, अगर कोर्ट इसे मान रही है, अगर इस पर वाकई सुनवाई की जरूरत कोर्ट को लग रही है तो इस पर सर्वे होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसमें किसी जो जाति है समाज के लोग इसे इस बात को लेकर बार बार कह रहे हैं तो इसमें सर्वे से क्या इसका क्या विरोध है? देखिए, कौन से मंत्री ने कहा, मुझ तक तो इसकी कोई खबर नहीं आई, अब मैंने सुना। अगर ऐसा कहा है उन्होंने तो उनके बयान को, अगर मंत्री भी है तो उन्हें सोच समझ के बयान देना चाहिए। भारत की शांति हर चीज से ऊपर है। भारत, हमारा देश जो है, आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बत जब यहाँ रहेगी तो हर मजहब के लोग यहाँ खुशहाल रहेंगे और भारत मजबूत होगा। तो ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता की साजिश है, सर्वे से किसी के दिल में कोई वो नहीं है डर। लेकिन बात ये आ रही है कि ये इस तरह से कब तक चलेगा? हर कोई सुबह उठ के खड़ा हो जाएगा कि साहब यहाँ तो वो था, वहां तो वो था। अगर इसी तरह भारत के अंदर
इस तरह से लोग अगर बात बात के ऊपर विवाद उत्पन्न करते रहेंगे तो भारत के उसमें अच्छा है। तो अभी उर्स का पर्व भी आने वाला है और अजमेर का जो उर्स है वो देश भर में माना जाता है और वहाँ जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर चादर भेजते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ चादर पेश करते हैं। तो जब उर्स का ये माहौल है, इस बीच में इस तरीके की जो बातें निकल कर है, कोर्ट में ये मामला गया है, तो इस पर क्या कुछ अब आगे मानना है? देखिए, कोर्ट के ऊपर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसको तमाम जो हमारी न्यायपालिका है उसको देखते हुए और उसको एड्रेस करते हुए ऐसे मामलों के अंदर सोचे किस तरह से क्या करना चाहिए। जी अफशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और जहां अजमेर दरगाह को लेकर लगातार अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर अब कमेटी इस न्यायिक लड़ाई लड़ने की बात कर रही है।